Hello students, today I am going to start a new chapter of History class 11th, chapter 3, An Empire Across Three Continents part 2. Please do subscribe my channel so that you can get more further updates. Now, this photograph which we can see, it is a papyrus scroll that we have studied in a previous part. So this is a photograph which is having a, इसको हम बोल सकते हैं पेपराइज पत्र लेटर्स. Now this is in your NCERT book page number 59. The two powerful empires ruled over most of the Europe, North Africa and the Middle East in the period between the birth of Christ and the early part of the 7th century. तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था 7वीं शताब्दी के पूर्वद या हम कह सकते हैं 630 के दशक तक, तो अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व तक विशाल क्षेत्र में दो सख्त साम्राज्यों का शासन था और इनके एम्पायर्स के नाम थे रोम और ईरान, जिसको हम रोम और ईरान आज भी इसी नाम से जानते हैं. तो द रोमन्स एंड ईरानियंस were rival and fought against each other for much of their history. तो ये रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंद्विता से और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वह आपस में लड़ते रहे. Their empire lay next to each other, separated only by a narrow strip of land that ran along the river Euphrates. तो इनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल उन्हें भूमि की एक सक्रिय पट्टी जिसके किनारे फारत नदी या यूफ्रेटिस नदी बहा करती थी, वह अलग करती थी, इनको डिवाइड कर देती थी. सो यूफ्रेटिस नदी ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा ईरान और रोम को डिवीजन में डिवाइड करने के लिए. In this chapter we shall be looking at the Roman Empire, but we shall also refer in passing to Rome rival. तो इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिनिधि ईरान के भी उल्लेख करते रहेंगे. So, if you look at the map, you will see the continents of the Europe and Africa are separated by a sea that stretches all the way from Spain in the west to Syria in the east. तो यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नज़र डालेंगे और देखेंगे तो यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप में एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किया गया है, जो पश्चिम में स्पेन के ऊपर पूर्व सीरिया तक फैला हुआ है. Now we can see this sea is called Mediterranean and it was the heart of the Rome Empire. तो ये समुद्र में इसको हम भूमध्य सागर के नाम से भी जानते हैं और ये एक रोम साम्राज्य का हृदय था, हार्ट. Now we can also see that the Rome dominated the Mediterranean and all the regions around that sea in both direction, north as well as south. To the north, the boundaries of the empire were formed by two great rivers, the Rhine and the Danube. To the south, by the huge expanse of desert called the Sahara. तो रोम या हम कह सकते मेडिटेरियन सी और उत्तर तथा दक्षिण के दोनों दिशाओं में सागर आसपास स्थित सभी प्रदेशों के प्रमुख थे. उत्तर में साम्राज्य की सीमा निर्धारित दो महान नदियों से थी, जिसको हम राइन एंड ड्यून्यूबे के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी सीमा सहायक नदी थी, जिसको हम कह सकते हैं ये सहारा डेजर्ट के नाम से हम जान सकते हैं. सो द वास्ट स्ट्रेच ऑफ अ टेरिटरी वॉज द रोमन एम्पायर. ईरान कंट्रोल द होल ऑफ द एरिया साउथ ऑफ द कैप्सिकन डाउन टू द ईस्टर्न अरेबिया. तो हम ये भी देख सकते हैं कि रेगिस्तान तो था वहाँ, और जो अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था, और दूसरी ओर कैप्सिकन सागर में दक्षिण से पूर्वी अरब तक समूचा इलाका कभी कभी अफगानिस्तान में कुछ के नियंत्रण में थे. So the two superpowers had divided up most of the world that the Chinese called Ta Chin, Greater Qi in roughly to the west,
तो इन दो महान शक्तियों के अनुसार दुनिया में उस अधिकांश भाग्य को आपस में बांट रखा था, जिसको चीनी लोग इसको बोल सकते थे चीन, या मोटे तौर पर पश्चिम कहा जाता था। सो हियर वी कैन सी द मैप where we can see the Capharian mountains, Alps से छोटे छोटे पहाड़, Mediterranean Sea, we can see the Sahara Desert at the downfall. सहारा डेजर्ट के पास इजिप्ट है, अलेक्जेंड्रिया है जहाँ अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था। उसके ऊपर हम देख सकते हैं कॉन्स्टफिले, ये आर्डेनवे रिवर जा रही है, यहाँ पर एन रेने रिवर जा रही है। और हम देख सकते कैसे मेडिटेरियन सी दोनों जगहों को डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर हम रोम देख सकते हैं ब्रॉडर सेंस में, और एक तरीके से नेपल्स भी हम देख सकते हैं।